Hello everyone, today we will discuss about laws of electromagnetic induction. Hopefully if you are watching this video then you have watched the earlier one. Because आज की क्लास में जितना भी हम स्टडी करेंगे वो प्रीवियस लेक्चर से रिलेट करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने पहले वाला देख लिया है। फैराडे आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझने के लिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडे के एक्सपेरिमेंट इन सब की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। सो विदाउट मेकिंग डिले करते हैं स्टार्ट लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बेसिकली फैराडे की एक्सपेरिमेंट से ही हमारे पास ये लॉज बने हैं। तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट देखो, हमने सबसे जो फर्स्ट टॉपिक किया था वो मैग्नेटिक फ्लक्स था। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है कि आपके पास कोई भी एक सरफेस है और उससे परपेंडिकुलरली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी तो वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, ठीक है। या फिर फ्लक्स को फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोला था। फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। बी मैग्नेटिक फील्ड था, ए एरिया वेक्टर था और कोस थीटा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, राइट। तो हमने देखा था कि वहां पे फ्लक्स कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और ओरिएंटेशन पे, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, राइट। उसके बाद में हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट को देखा था। फैराडे क्या कहता है कि आपके पास कोई एक हेलिकल कोइल है या कोई भी एक कोइल है जिसके साथ में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और वो एक क्लोज सर्किट है और उस सर्किट के पास आप मैग्नेट को मूव करवा रहे थे तो आपने देखा था कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा था और मैग्नेट रेस्ट पे थी तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन नहीं दिया। इन सब से क्या जो हम पता चला, हमें ये पता चला कि भाई कोइल के पास में जब हम मैग्नेट लेके आते हैं तो उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कोइल पास आएगी, कोइल का तो एरिया तो फिक्स है, बट जैसे जैसे कोइल पास आएगी कोइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, ठीक है। पहले कम थी फिर ज्यादा होगी और ज्यादा होगी और ज्यादा होगी, राइट। और फिर मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले ज्यादा थी जब मैग्नेट पास में था कोइल के, जैसे जैसे मैग्नेट दूर जाएगी कोइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो जाएगी। मतलब क्या था, ये था कि हम किसी भी कोइल के पास किसी मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो उस केस में मैग्नेट का उस कोइल का फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होने से उस कोइल के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है। यूं कहिएगा कि एक इनविजिबल बैटरी बन जाती है उस कोइल के अंदर, राइट। और उसके होने से क्या हुआ, उस कोइल में करंट आ जाता है जो कि इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस से या इंड्यूस ईएमएफ से बना था। इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं, राइट। और उस करंट जो करंट फ्लो होता है सर्किट में उसको इंड्यूस करंट बोला था, जिसको गैल्वेनोमीटर ने डिटेक्ट करके डिफ्लेक्शन दिया था, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन भी लेफ्ट और राइट में थे, वो डिपेंड कर रहे थे कि मैग्नेट कोइल के पास आ रही है दूर जा रही है। दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन गैल्वेनोमीटर ने अलग अलग दी थी और ये उस टाइम की एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी, राइट। अब फैराडे के ये जो एक्सपेरिमेंट थे, दोनों एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, एक सेकंड एक्सपेरिमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल वाला था जिसमें आपने देखा था कि प्राइमरी कोइल में से जब एक वैरिंग करंट, जब करंट 0 से मैक्सिमम होता था तो उस केस में वो सेकेंडरी कोइल का जो उसके साइड में जो कोइल रखी उसका फ्लक्स चेंज कर देता था। फ्लक्स चेंज होने से सेकेंडरी कोइल में करंट फ्लो होता है, उसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर था वो डिफ्लेक्शन दे रहा था। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, मैंने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया है प्रीवियस टॉपिक का। तो इन्हीं टॉपिक से क्या बना है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ बिल्कुल इजी है और मजेदार भी है। देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई कोई भी कोइल है उसका फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण उसमें एक करंट फ्लो होगा जो कि इंड्यूस करंट होता है और ये तब तक होता रहेगा जब तक उस कोइल का फ्लक्स चेंज होता रहेगा, ठीक है। डेफिनेशन देखो, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a closed circuit changes and EMF is induced in it which lasts till magnetic flux changes and this phenomena, और इसी phenomena को हम क्या बोलते हैं, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लास 10th में भी पढ़ी है डेफिनेशन, बस थोड़ी सी ये फ्लक्स की बातें करता है। 10th में हम मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो बस ये क्या है कि यही क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, राइट। डेफिनेशन आप यहाँ से नोट करोगे। सेकंड लॉ क्या कहता है,
देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है, सेकंड वहीं से स्टार्ट होता है। सेकंड लॉ कहता है कि कोई भी कॉइल है उसका फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ बनेगी और वो ईएमएफ है, दिस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज कर रहा है। चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या मतलब है कि पहले एक कॉइल थी, 1 सेकंड जब टाइम था तो उस कॉइल में से 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही थी, जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो उस कॉइल में से 200 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्लक्स हुआ ना, जैसे t1 टाइम पे phi1 फ्लक्स हुआ, t2 टाइम पे phi2 फ्लक्स हुआ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। तो उस केस में ये सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज, ये कहता है कि जो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है उस कॉइल में जो ईएमएफ बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, डी फाई अपॉन में dt के, डी फाई अपॉन में dt के। और यहाँ पे डी फाई क्या चीज, जो डेल्टा फाई है ये क्या चीज है? चेंज इन फ्लक्स phi2 माइनस phi1, और डेल्टा टी क्या चीज है? t2 माइनस t1। फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, वही तो बनेगा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो कई बार कई बुक इसको इक्वल टू के सिंबल से भी लिख देती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल। तो जो आपको ठीक लगे, मैं पहले इसको प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल से दिखा देता हूँ। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, या आप सीधा भी लिख सकते हो, इक्वल टू का भी सिंबल लगा सकते हो, थोड़ी देर में हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बेटा एक बात बताओ, इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा, कांस्टेंट आता है। ठीक है, दोनों साइड को इक्वल करने के लिए। और यहाँ पे सिंस k की वैल्यू हम कितने ले लेंगे? 1 ले लेंगे। सिंस k कितना है? 1, तो E कितना बन गया? d∅dt। बात तो वही आ गई ना। तो सेकंड लॉ कहता है कि ईएमएफ किसके इक्वल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ईएमएफ। ठीक है बेटा, या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हो? डेल्टा फाई को क्या लिख सकते हो? phi2 माइनस phi1 अपॉन में t2 माइनस t1, जो आपको ठीक लगे वो लिखो। ये सिचुएशन कब है? जब 1 टर्न हो। ठीक है, ये जो ईएमएफ है यहाँ पे, ये क्या है? दिस इज ईएमएफ फॉर 1 टर्न। भाई मेरे पास एक कॉइल थी। ठीक है, एक कॉइल थी कोई भी। ठीक है, जैसे ये मेरे पास कॉइल है। ठीक है, इसमें एक ही टर्न है। ठीक है, और ये मैं मैग्नेट मूव करवा रहा हूँ, इसकी तरफ लेके आ रहा हूँ, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा ना। तो फ्लक्स चेंज होने से इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कितनी होगी? phi2 माइनस phi1 अपॉन में t2 माइनस t1। राइट, अब मान लो कि इसी कॉइल में कई कंडक्टर होगा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें कई सारे टर्न हो जाए ऐसे ऐसे, राइट, तो उस केस में इसमें ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी। ठीक है, तो ये तो ईएमएफ आई 1 टर्न के लिए, दिस इज द ईएमएफ फॉर 1 टर्न। ठीक है, और फॉर n टर्न, जब नंबर ऑफ टर्न कितनी आ जाए? n हो जाए, फॉर n टर्न। n टर्न के लिए ईएमएफ कितनी बन जाएगी? n टाइम्स ऑफ phi2 माइनस phi1 अपॉन में t2 माइनस t1। राइट, तो ऐसे आपको ये करना है। ठीक है, इसको लिखने का एक और भी मेथड है, हम इसको कर लेते हैं। जैसे ये तो आप एक बार नोट कर लो। ठीक है, अब जैसे आपको इसको मैं एक बार रब कर देता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, तो पूरा ही रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। आप इसको एक इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे नोट में लिखोगे, या नोट में थोड़ी का पार्ट है। आपको पता है सिंस ई क्या होता है? ईएमएफ डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी होता है। कह रहे कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब
जब टाइम 1 सेकेंड था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कितनी कर रही थी इस कॉइल में से 100, और जब टाइम 1.1 सेकेंड हो जाए, मतलब टाइम बहुत कम हो जाए, 1.1 सेकेंड में इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो जाए, 200 पास हो जाए, तो स्मॉल टाइम में फ्लक्स चेंज हुआ ना, तो ये वही इंडिकेट कर रहा है। तो इसी ईएमएफ को हम लिख सकते हैं लिमिट के फॉर्म में। नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट अच्छे से समझते होंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। और जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता है तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी में, डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसको लिख देंगे E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन में डी टी। ईएमएफ को क्या लिख देते हैं, डी फाई अपॉन में डी टी, मतलब फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा, राइट, ठीक है। चलो इसके लिए आप एक डायग्राम करना चाहो तो कर लो, ठीक है। ये जैसे कोई भी एक कॉइल थी और इधर आप इसकी तरफ एक मैग्नेट लेके आए, ठीक है। तो मैग्नेट लाने से इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। अब ये जो कॉइल है, कोई कंडक्टर होगा तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर, इसकी इस कॉइल की रेजिस्टेंस कितनी हो, आर, और इसके अंदर ईएमएफ कितना बना, ई, ईएमएफ कितना इंड्यूस बना, इंड्यूस हुआ ई, ठीक है। अब इसमें देख लो, जैसे मैं इसमें से करंट फ्लो होता हुआ दिखा देता हूँ, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में होगा करंट फ्लो, ठीक है। जब मैग्नेट की तरफ से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्यों होगा थोड़ी देर में लेंज लॉ बताएगा आपको, ठीक है। तो अब इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। इस कॉइल का ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ या इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, स्मॉल ई, कितना स्मॉल ई। तो इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, करंट, इंड्यूस करंट इन कॉइल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हमारे यहाँ V का काम कौन करेगा, ईएमएफ, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस ईएमएफ। I करंट कितना है, स्मॉल i, रेजिस्टेंस कितना है, R। तो हमारे इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में हम क्या लिख देंगे, E इज इक्वल टू आई आर। तो आपको इंड्यूस करंट निकालना है, स्मॉल I की वैल्यू, तो E अपॉन में R हो जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। तो बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज आपको देखने को मिलती है, मतलब जब भी हम E को डी फाई अपॉन में डी टी लिखेंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करके लिखोगे, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। ये नोट कर दो आप जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो ईएमएफ की वैल्यू होती है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, जो ईएमएफ की वैल्यू है वो होती है E इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे इसको, डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी लिखो, ये लिखो, चाहे इसको लिखो E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन में डी टी, ठीक है। लेकिन यहाँ इसके साथ में नेगेटिव साइन आता है, क्या आता है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ये दिखाता है कि नेगेटिव साइन सोर्स, कह रहे कि ये जो ईएमएफ है ना, देखो ये ईएमएफ किसके कारण आई, फ्लक्स चेंज होने से। तो कह रहे कि ये जो ईएमएफ है ना, ये फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगी, ठीक है। नेगेटिव साइन शोज दैट EMF induced will always oppose its cause, ये हमेशा अपने कोज को अपोज करेगी। अब EMF आई किससे थी, फ्लक्स चेंज होने से, तो इसका कोज कौन हुआ, फ्लक्स हुआ ना, इसीलिए ये गद्दार EMF है। और इस EMF के कारण कोई करंट प्रोड्यूस होगा, वो भी क्या होगा, गद्दार होगा ना, ठीक है। तो इट नेगेटिव साइन शोज दैट EMF इंड्यूस्ड विल ऑलवेज अपोज इट्स कोज, और वो क्या है, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का चेंज होना।
तो ये ईएमएफ कभी ये ईएमएफ क्या करेगी, जिस फ्लक्स के कारण प्रोड्यूस हो रही है उसी को अपोज करेगी। लेंज लॉ में बड़ा मजा आएगा आपको इस टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। और ये ईएमएफ के साथ में आप ये भी लिख सकते हो इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट। चलो ये लेंज लॉ में बता देंगे। जो इंड्यूस करंट आएगा वो इंड्यूस ईएमएफ के कारण ही आएगा ना, तो इंड्यूस करंट है वो पूरा का पूरा लेंज लॉ से रिलेटेड है। तो ये आप लिख लो बेटा, नोट करें। अब हम डिस्कस करेंगे लेंज लॉ को। लेंज लॉ बेसिकली क्या है, देखो लेंज लॉ क्या कहता है, इसको समझने से पहले हम इसका इंड्यूस करंट वाला ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, उसके बाद में डेफिनेशन बता देंगे आपको, ठीक है। देखो क्या है कि एक बात बताओ बेटा, ये आपके पास कोई एक कॉइल है, ठीक है। ये जो कॉइल डायग्राम में दिखा रखी है ये ऐसी रखी हुई है, ठीक है। और मैग्नेट यहाँ है, यहाँ राइट में, और ये कॉइल ऐसे है, और ये जो कॉइल है इसके नीचे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, ठीक है। और इधर से हम मैग्नेट को लेके आ रहे हैं, तो मैग्नेट को जैसे जैसे लेके आएंगे तो इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इंड्यूस होने से इसमें करंट आना चाहिए ना, बिल्कुल करंट आना चाहिए, ठीक है। तो सिचुएशन क्या बनी, देखो सिचुएशन बनी, ये कॉइल यहाँ पे है, मैग्नेट इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेट को इधर लेके आएंगे तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक बैटरी बन जाएगी इसमें, राइट। और फिर इसमें एक इंड्यूस करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब करंट फ्लो होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, हो सकता है करंट इस तरफ आ जाए, मतलब कोई यहां से देखे मैग्नेट की तरफ से तो हो सकता है करंट क्लॉकवाइज में फ्लो करता हुआ दिखे इस तरीके से, या एंटी क्लॉकवाइज में, दोनों पॉसिबिलिटी है ना बेटा, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया गैल्वेनोमीटर से, देखो क्या है कि लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है कि ये कॉइल है, ये आपके पास मैग्नेट है, मैग्नेट को आप मूव करवाओगे, इधर लेके जाओगे इस कॉइल की तरफ, तो ये कॉइल इसके फ्लक्स को चेंज करेगी। अब फ्लक्स, इस कॉइल का फ्लक्स मैग्नेट यहां से यहां आ रही है, मतलब राइट टू लेफ्ट यूं आ रही है, तो इस केस में इस कॉइल का फ्लक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ऑब्वियसली बात इंक्रीज करेगा, क्योंकि मैग्नेट जैसे जैसे कॉइल के पास आएगी तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास करेगी इस कॉइल में से, तो इस कॉइल का फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आपको पता है कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, इंक्रीज कह दो या चेंज कह दो। अब चेंज होने से इसके अंदर क्या है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और मैंने बोला था ये गद्दार ईएमएफ है। गद्दार क्यों, क्योंकि ये ईएमएफ के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस तरीके से होगा कि वो इस मैग्नेट के मोशन को अपोज कर सके। अपोज कैसे होगा भाई, ये जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट, यहां इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, इस वाली सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं फिगर बन के, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो कॉइल है, कॉइल की तरफ ये बार मैग्नेट आई, बार मैग्नेट आने से कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, अब उसके अंदर करंट फ्लो होना है। अब करंट किस डायरेक्शन में चले कि इस मैग्नेट को रोक दे, क्योंकि ये तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है ना, फ्लक्स चेंज करने वाली मैग्नेट है, इसको तो अपोज करेगा, लेंज लॉ यही कहता है। तो अब इस मैग्नेट रुकेगी कब, जब करंट कैरिंग कॉइल के इस फेस पे नॉर्थ पोल बन जाए। तो करंट कैसे फ्लो होगा, मैग्नेट की तरफ से देखेंगे तो करंट कैसी क्लॉकवाइज में दिखना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बताया था आपको, जब किसी कॉइल में से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो नॉर्थ पोल बनता है, और उसके पीछे क्या बनेगा, साउथ। याद आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इस बार मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके जाऊंगा, कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होने से जो इंड्यूस करंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो क्या कर सके, इस फ्लक्स चेंज करने वाले कोज को अपोज कर सके, मतलब इस मैग्नेट को अपोज कर सके। तो इसलिए यहां करंट किस डायरेक्शन में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब करंट क्या चलेगा, इस डायरेक्शन में। कहां से, जब आप मैग्नेट की तरफ से देखोगे, आपकी आई यहां होनी चाहिए, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आई आपकी कहां होनी चाहिए, ऑब्जर्वर यहां होना चाहिए, टुवर्ड द मैग्नेट, राइट। तो इस केस में डायरेक्ट करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज, जो यहां से देखेगा, तो कोई उधर से देखेगा तो क्लॉकवाइज बन जाएगा, लेकिन हम यहां की बातें कर रहे हैं, राइट। होपफुली
आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब लेंज लॉ क्या कहता है? ये कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कोज। कोज कौन सा है? मैग्नेट है जो फ्लक्स क्रिएट कर रहा है, फ्लक्स है, ठीक है, विच प्रोड्यूस इट विच इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब ये लो कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है वो इस तरीके से होगी कि वो जिसके कारण बना है उसको अपोज करे, और अपोज करने वाला फैक्टर कौन है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर सके। यहां कोइल थी तो फ्लक्स चेंज हो रहा था ना, जब बार मैग्नेट को इधर लेके आ रहे, तो बार मैग्नेट कह दो या मैग्नेटिक फ्लक्स कह दो, ये दोनों ही कोज बन गए, राइट। तो वो फ्लक्स को अपोज करेगा या बार मैग्नेट को अपोज करेगा, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा यहां से देखने पे, तो यहाँ पे कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है, तो तभी तो अपोज होगा ना, ठीक है। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस क्या है कि हमारे पास, अब ये केस हमने कब किया? जब बार मैग्नेट को हम कॉइल की तरफ लेके गए, राइट। अब मेरे पास कॉइल यहाँ पे है और बार मैग्नेट यहाँ पे है, ठीक है। बार मैग्नेट यहाँ पे, तो इससे बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, सपोज करो 500, तो 500 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से फ्लो कर रही है, तो कांस्टेंट के केस में करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे आप बार मैग्नेट को, जैसे ये बार मैग्नेट का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जैसे ही बार मैग्नेट को आप इधर लेके जाओगे, बार मैग्नेट को इस तरफ लेके जाओगे, तो इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटना स्टार्ट हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटने से इसका फ्लक्स चेंज होगा या डिक्रीज होगा। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से अब भी इसमें करंट बने, अब भी इस कॉइल में क्या बनेगा? करंट बनेगा। करंट किस डायरेक्शन में बनेगा? अब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इंड्यूस करंट अब क्या करेगा? ये उसको इंक्रीज करेगा। मतलब ये हमेशा फ्लक्स को अपोज करेगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो उसको डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा तो उसको इंक्रीज कर रहा होगा, उल्टे काम करेगा, ठीक है ना, गदारों वाले, ठीक है। इससे आप अच्छे से समझ पाओगे। तो जैसे जैसे ये बार मैग्नेट इस डायरेक्शन में जाएगी, इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आ जाएगी, इसमें करंट बनेगा इस कॉइल में, यहां से देखने पे, ठीक है। लेकिन अब जैसे कॉइल इधर जाएगी तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, लेकिन ये इसमें जब जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसके कारण एक करंट होगा, फ्लो इंड्यूस करंट। वो इंड्यूस करंट क्या चाहेगा? अब फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा। तो फ्लक्स को इंक्रीज कैसे हो सकता है? जब ये मैग्नेट इधर आ जाए। मैग्नेट इधर कब आएगी? कि जब यहां पे कोई इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करने वाला पोल हो। वो कौन सा होता है? इस पोल को, नॉर्थ को अट्रैक्ट कौन करेगा? साउथ पोल। तो अब इस केस में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैग्नेट की तरफ से यहां से देखोगे तो करंट क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, राइट। तो ये बना केस, ये फिगर 2 का, ठीक है। मैंने फिगर 1 को एक्सप्लेन किया, फिगर 2 की एक्सप्लेनेशन आपकी हर एक बुक में मिलेगी या आप अपने आप बना सकते हो, राइट। अच्छे से समझ में आया होगा होपफुली। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब सुनो बेटा ध्यान से, लेंज लॉ है, इट्स सपोर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आल्सो। यहां पे नोट में लिख लोगे, इट आल्सो सपोर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को है ना सपोर्ट करता है। कैसे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, या यूं समझिएगा कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि जैसे सपोज करो कि बार मैग्नेट यहाँ था और बार मैग्नेट को आप यहाँ ले आए, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में आपने जो वर्क किया वो एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये एनर्जी देखो, ये जो आप वर्क डन करोगे ना, ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? कह रहे हैं कि मैग्नेट को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपने वर्क डन किया 10 जूल से, और अब ये वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी वर्क डन के कारण क्या है? इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी बनेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितनी बनेगी? 10 जूल बनेगी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अपन ने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन कर लेते हैं। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, फाई क्या होता है? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है,
और फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, ये हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, फाई फ्लक्स है, थीटा एंगल है, राइट। और मैग्नेटिक फ्लक्स की बातें हो रही है। क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया दिस वन, आपको एक लूप का एरिया दे दिया है 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, या इस कितना हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 10⁻² मीटर स्क्वायर का 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है 0.3 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड कैसा यूनिट है। ठीक है, विद इट्स प्लेन, और रेक्टेंगुलर लूप का प्लेन, मैग्नेटिक रेक्टेंगुलर लूप का जो प्लेन है उसने मैग्नेटिक फील्ड में ये 3 अलग अलग सिचुएशन में एंगल बनाए हुए, एक 30 का, एक केस में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है, और फर्स्ट केस में परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, थर्ड में सेकंड में 30 का एंगल है और थर्ड में पैरेलल है। ठीक है, फर्स्ट केस की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस क्या बनेगा, देखो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, देखो मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें क्या रखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, ये मेरा हाथ, ये रेक्टेंगुलर लूप है। ठीक है, फर्स्ट केस में ये फील्ड के नॉर्मल रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुआ। ठीक है, और रेक्टेंगुलर लूप क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ऐसे 90 के एंगल पे है। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, राइट। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या बनी, सेम बनी ना। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो फर्स्ट केस देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और लूप आपने फर्स्ट केस में क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या बना, ये ए वेक्टर। तो इस केस में थीटा कितना बन गया, 0। थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इस केस में आपको फ्लक्स फाइंड करना हो तो फ्लक्स कितना बनेगा, बी ए कोस 0। ठीक है, तो बी ए कोस 0 1 होता है। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ से ले लो, a की वैल्यू यहाँ से ले लो और आपको फ्लक्स मिल जाएगा फर्स्ट केस में। आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी बेटा 1.8, ये मिलेगी 1.8 इंटू 10⁻² और फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है, वेबर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला पुट की है, एरिया के मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वेबर बनेगा। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो रेक्टेंगुलर लूप है उसको मैग्नेटिक फील्ड में इंक्लाइन कर दिया 30 के एंगल पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ बच्चों को यूजुअली कंफ्यूजन होती है। देखो पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन दिखा दी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और लूप आपने रख दिया ऐसे 30 के एंगल पे, ऐसे लूप रख दिया बेटा 30 के एंगल पे, राइट। तो इस लूप का मैं ये वाला पॉइंट ले लूं। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इस लूप ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहां एंगल कितना बनाया हुआ है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा तो नहीं होगा ना, दिस इज नॉट थीटा। थीटा तो किसके बीच होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अब इसका एरिया वेक्टर यहां पे ड्रॉ करोगे तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इस लूप पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, अब ये जो लूप है, ये लूप देखो कैसे रखा हुआ है, पहले इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर लूप ऐसे रख दिया। ठीक है, तो आपको ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है कितना, 30 डिग्री, कि रेक्टेंगुलर लूप ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल कितना बनाया, 30। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 30, राइट। लेकिन आपको फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए एंगल कौन सा चाहिए, थीटा, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के साथ में बने। तो देखो ये जो लूप है, लूप का एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे। ठीक है, तो ये लूप यहाँ पे है। ठीक है, ये लूप यहाँ पे है और इस पे एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर होता है ऐसे। ठीक है, ये वाला एंगल 30, तो ये कितना बचा, 60। You are getting my point? ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60। तो इसी तरीके से अब आप यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट करोगे तो फाई इज इक्वल टू कितना बनेगा, बी ए कोस 90 माइनस में 30। ठीक है, ये टोटल तो 90 होता है, इतना 30 है तो ये बचा कितना, 60। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी ए कोस 60, राइट। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है,
जैसे ये ब्लैक कलर वाला मार्कर ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, राइट। और जो रेक्टेंगुलर प्लेन है ये ब्लू वाला मार्कर, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, 30 के एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल कितना 30। और एरिया वेक्टर इस पे जो बनेगा वो कितना बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे दिखाई हुई है, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ फ्लक्स निकालना हो तो ऐसे निकालो BA cos 60 डिग्री, राइट। अब मेरे पास केस बचा लास्ट, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब लास्ट केस है थर्ड केस में चीजें बहुत आसान है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया। भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये बन गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रेक्टेंगुलर लूप को मैं ऐसे रखूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, और ऐसे रखूंगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो अब पैरेलल जब मैं रेक्टेंगुलर लूप को रखूंगा, ये मेरा रेक्टेंगुलर लूप है, ऐसे पैरेलल रखूंगा तो एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 90। अब इस केस में आप फ्लक्स फाइंड आउट करोगे तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, BA cos 90। तो फ्लक्स यहाँ पे आ जाएगा 0, नोट करें। अपने पास में नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कोइल है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और 500 टर्न्स, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 500, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम में ले लो यूनिट भी, तो ये 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कोइल का यहाँ से एरिया भी निकाल सकते हो। एरिया कैसे निकालोगे, πr², ठीक है। A इज इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू पुट करो, 10 इंटू 10 की पावर -2 उसका होल स्क्वायर, यहाँ से एरिया मिल जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्न होगी। और इस कोइल का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इज प्लेस्ड इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होता है। प्लेन की बात करें तो हमने यहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना दिया। हमने ये दिखाया है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी गिवन है, आई थिंक वैल्यू गिवन होनी चाहिए न्यूमेरिकल में। ये आपको ये दिखा रखा है 3 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। B की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, ठीक है। ये आपको इतना मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है। यहाँ पे एक बार बेटा नोट कर लेना। और आपको क्या गिवन है, इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड। देखो इस और आपको फाइंड क्या करना है कि इस कोइल में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट कितना होगा। पहले न्यूमेरिकल को अच्छे से समझते हैं। क्या ये कह रहा है कि आपके पास एक सर्कुलर कोइल है, ठीक है। ये आप जो सर्कुलर कोइल देख रहे हो ये ऐसे कोइल है, और इसमें कई सारे टर्न है। ऐसे कितने टर्न है 500 टर्न है। और इस कोइल का जो रेडियस है, रेडियस कितना है दैट इज 10 सेंटीमीटर। इस कोइल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस कोइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो ये हमने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखा दिया, और कोइल ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो कोइल को ऐसे रखेंगे तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी, तो इसका कुछ फ्लक्स होगा ना, डेफिनेटली होगा। पहले कोइल को रखा हुआ है ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। कोइल को कैसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा हुआ, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी तो कुछ फ्लक्स भी बनेगा। देखो अब एक बात बताओ बेटा, इस डायरेक्शन, देखो ये कोइल ऐसे रखेंगे तो कोइल का एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, जैसे कोइल ऐसे है इनिशियली, तो कोइल का एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री, थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे फ्लक्स कितना बना इनिशियली, φ1 इनिशियल सिचुएशन है, ये सिचुएशन 1 है। बाद में इसी कोइल को हमें टर्न करना है, रोटेट करवाना है, फिर फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। तो फ्लक्स कैसे निकालोगे, फाई इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, BA cos थीटा, यहाँ पे एंगल कितना है BA cos 0। तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास
ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया यहाँ से पुट कर देंगे, कोस 0 ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको φ1 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। फिर आपको निकालना क्या है, ईएमएफ निकालनी है, ठीक है। ईएमएफ निकालने के लिए φ1 भी चाहिए, φ2 भी चाहिए, ठीक है, और टाइम भी चाहिए। तो इनिशियली जब ये सिचुएशन थी तो टाइम t1 कितना था, 0। टाइम कितना था t1, 0। फिर थोड़ी देर बाद क्या किया जाता है बेटा, सेकंड सिचुएशन को मैं ड्रॉ करता हूं। सेकंड सिचुएशन ये बनेगी, ये जो आप ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b वेक्टर। फिर आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल पहले ऐसे थी, बाद में इसको वर्टिकली डायमीटर के मतलब रिस्पेक्ट में इसको क्या ऐसे रोटेट कर दिया, 90 और 180 ऐसे। मतलब पहले कॉइल ऐसे थी, फिर उसको रोटेट करके ऐसे रख दिया, ठीक है। तो जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम ज्यादा पास होगी ना, राइट। तो उस केस में क्या होगा, इस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अब बाद में फ्लक्स कितना हो जाएगा वो देखो, पहले फ्लक्स φ1 था तो बाद में कितना बनेगा, φ2। कैसे निकालोगे, BA cos थीटा वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब इस वाले सिचुएशन की बात करें, देखो पहले कॉइल ऐसे थी, ठीक है, तो एरिया वेक्टर उधर था, फिर आपने 180 पे रोटेट कर दिया तो कॉइल यहां आ गई, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में। मतलब क्या है, जब कॉइल को 180 रोटेट करोगे तो इसका एरिया वेक्टर कहां हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में थीटा कितना बनेगा, 180 डिग्री। फ्लक्स निकालोगे φ2, कैसे निकालोगे, BA cos 180। cos 180 -1 होता है, आपके पास B की वैल्यू है, A की वैल्यू है cos 180 के, तो यहाँ से φ2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपको φ1 मिला, φ2 मिला, ठीक है। फिर कहता है कि पहले कॉइल ऐसे थी इनिशियली, और 180 पे रोटेट करोगे तो कॉइल ऐसे आ गई। तो कॉइल को रोटेट होने में टाइम कितना लगता है, 0.25 सेकंड। इनिशियल टाइम 0 सेकंड था, तो फाइनल टाइम कितना होगा, 0.25 सेकंड, राइट। अब आपको बताना है कि ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी। तो ईएमएफ का फॉर्मूला आप पढ़ते हो, E इज इक्वल टू क्या होता है, -d∅dt, या इसको ऐसे लिख सकते हो, E इज इक्वल टू -φ2 -φ1 अपॉन में T2 T1। ये तो फॉर्मूला होता है 1 टर्न के लिए, n टर्न के लिए क्या, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपके पास में φ1 φ2 की वैल्यू यहां से मिल गई, φ1 φ2 यहां है, ठीक है। T1 T2 ये लिख रखा, T1 यहाँ है, T2 है, एंड नंबर ऑफ टर्न ये रही। तो यहाँ से आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी, और E की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आपको मिलेगी 3.8 × 10⁻³ वोल्ट, राइट। अब आपको और क्या निकालना था, ये तो ईएमएफ निकाल लिया, अब इंड्यूस करंट निकालना है। तो इंड्यूस करंट का फॉर्मूला क्या था सेकंड पार्ट के लिए, I इज इक्वल टू E अपॉन में R, I इज इक्वल टू E। E की वैल्यू कितनी है, 3.8 × 10⁻³ और रेजिस्टेंस कितना है, R। इस पूरी कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। इसको सोल्व करोगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 1.48 × 10⁻³ एम्पियर, राइट। इतना वोल्ट ईएमएफ आ जाएगा, इतना करंट। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।